जयपुर से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। आज राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। वाटिका और धानक्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 20 से ज्यादा आईपीएस अफसर्स को तैनात किया गया है। अंदाजा लगाइए सुरक्षा को लेकर वहां पर कितने चौक चौबंद इंतजाम किए गए होंगे। सुरक्षा व्यवस्था में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। कार्यक्रम स्थल का पुलिस कमिश्नर ने जायजा भी लिया है। तो कुछ ही समय में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 2 बजे का वक्त रखा गया है। हालांकि सूचना ये सामने आ रही है कि थोड़ा और ज्यादा वक्त पीएम मोदी को लग सकता है, लेकिन तैयारियां लगभग वहां पर पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसे लेकर भी खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आईपीएस अफसर से लेकर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पूरे सभा स्थल पर चाक चौबंद व्यवस्था सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसे लेकर वहां पर बड़ी ही खास तैयारियां की गई और जमकर उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा जो सभा स्थल है वो आपको केसरिया रंग में नजर आने वाला है। महिला सुरक्षा को भी खास तवज्जो दिया गया है। महिला सशक्तिकरण का यहां से मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से। तो कार्यक्रम स्थल का खुद पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया है और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। आईपीएस अफसर्स की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में 20 से ज्यादा आईपीएस अफसर लगाए गए हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ा खास इंतजाम वहां पर सुरक्षा को लेकर, बताइएगा जरा। देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटिका के दादिया ग्राम पंचायत, उसके अलावा जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली थी, वहां वे पधारेंगे। उसके ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कम से कम 20 से ज्यादा आईपीएस, जो सीनियर आईपीएस रैंक के अफसर है, उनको जयपुर बुलाया गया है। उसमें खास बात है कि जो अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षक है, रेंज आईजी है, उन सभी को आज जयपुर में बुलाया गया है। उसके अलावा जयपुर कमिश्नर के तमाम अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं करीब 1,500 से 2,000 सिपाही जो कांस्टेबल हैं, उसके अलावा जो ऊपर के जो अधिकारी है, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी है, एसीपी रैंक के अधिकारी है, उन तक को राजस्थान के विभिन्न जिलों से आज जयपुर में इन दोनों जगहों पर बुलाया गया है। और वहीं पर ट्रैफिक के जो अलग से विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जब प्रधानमंत्री का काफिला सबसे पहले वाटिका पहुंचेगा, उसके बाद वे धानक्या पहुंचेंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए। प्रत्येक जगह पर एक एक व्यक्ति की चेकिंग निगरानी की जा रही है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। अब अलग से कंट्रोल रूम सीसीटीवी के लिए बनाया गया है, जहां पे सभी संदिग्धों को जो फेस रिकॉग्निशन कैमरा है। बिल्कुल विष्णु, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा में कहीं से कोई चूक ना हो जाए। खास तैयारियां अब जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर पूरी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, राज्य को तीसरी वंदे भारत की सौगात मिल गई है। रविवार को पीएम मोदी ने उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं उदयपुर में कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित रेलवे के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही ट्रेन में सफर कर रहे लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो तीसरी वंदे भारत की सौगात राजस्थान को मिली है। उदयपुर में इसका संचालन किया जा रहा है। आरंभ की है उदयपुर से जयपुर के लिए। बहुत ही जबरदस्त सुविधा इसके अंदर, पूरे भारत के अंदर इस तरह की रेलें उन्होंने शुरू की है। इससे उदयपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि जयपुर जाना आना बहुत आसान हो जाएगा। उदयपुर से जयपुर ये हम इस गाड़ी में बैठे हैं और इससे उदयपुर के पर्यटन को 4 चांद लगेंगे और कम समय में लग्जरियस सुविधा ये मिल रही है। विदेशों की तरह ये वंदे भारत पूरे देश भर में शुरुआत हुई, तो आम भारतीय और जनता को काफ़ी फायदा मिलेगा इसका। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर एक युवक टंकी पर चढ़ गया है। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर टंकी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी आपको बताते चले कि ये युवक एक बार टंकी पर चढ़ चुका है, जिसे समझाइश कर उतारा गया था, लेकिन दोबारा से यही युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहा है, जहां पर उसके हाथों में आप देख पा रहे हैं पेट्रोल का बोतल भी है। यहां पर आत्महत्या की चेतावनी
उसकी ओर से दी जा रही। हालांकि पुलिस इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है। युवक को समझाया जा रहा है कि वो नीचे उतर आए। दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, दूसरी बार है ये जब ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है, क्या कह रहा है? देखिए प्रियंका, ये राधेश्याम नाम का युवक है जो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के ये पानी की टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहा है। हाथ में इसके में पेट्रोल की बोतल है और वहां से कह रहा है कि मेरी मांग को पूरा किया जाए। इसका कहना है कि लंबे समय से वो अधिकारियों के कार्यालयों को चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी जो मांग है उस पर कोई भी विचार अभी तक नहीं किया गया है। और इसके पिताजी जो थे वो सीआरपीएफ में थे और उनकी मौत हुई थी। उसके बाद ये लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहा है और पिछली बार भी ये पानी की टंकी पर चढ़ा था। उस दौरान कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो इसकी मांगे हैं उनको लेकर के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद ये पानी की टंकी से नीचे उतरा था। लेकिन आज फिर ये नई मंडी स्थित जो पानी की टंकी है वहां पर हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार समझाइश की जो कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन युवक अभी तक पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरा है। उसका कहना है कि अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए और मेरी जो मांग है किया जाए और मुझे एक ठोस आश्वासन दिया जाएगा, उसके बाद ही मैं पानी की टंकी से नीचे उतरूंगा। नहीं तो दीपक किस तरीके से वहां पर समझाइश की जा रही है, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक बार पहले भी टंकी पर चढ़ा था, उस दौरान भी समझाइश के बाद उतरा था, क्या इस बार लग रहा है कि सिर्फ समझाइश से बात बन पाएगी, क्योंकि पहली बार में धोखा मिला है युवक को? देखिए बिल्कुल लंबे समय से ये युवक परेशान है। कई बार अधिकारियों से मुलाकात की थी और कहना है कि मेरी कोई सुनता नहीं है, इसका ये कहना है। मेरी जो मांग है उस पर विचार नहीं किया जा रहा है, जो कागज है उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, कोई भी प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है और उसको लेकर के कई सालों से ये चक्कर काट रहा है। और आखिरकार इसने गुस्से में आकर के पहले बार जब ये टंकी पर चढ़ा था उस दौरान इसको आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके मामले में। लेकिन अब ये दोबारा टंकी पर चढ़ गया है तो जिस तरह से समझाइश की जाएगी एक ठोस आश्वासन इसको मिलेगा। हाथों में पेट्रोल का बोतल भी है, तो ऐसे में मामले को गंभीरता से लिए जाने की भी जरूरत है। अब देखना है कि किस तरीके से इस बार वहां पर समझाइश की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबर जयपुर से है, जहां पर 21 सितंबर को जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला को सीट पर बैठाने की बात पर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस ब्लाइंड मर्डर में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दौसा का रहने वाला जितेंद्र मीणा है। उसने साथियों के साथ मिलकर 21 सितंबर को जगतपुरा स्टेशन पर चंद्रास मीणा पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। तभी से सभी की तलाश की जा रही थी। जवाहर सर्किल थाना प्रभारी की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और उसके बाद टीम को सफलता हाथ लगी। जब ये घटना करके वहां से निकले और जिस रूट पे जा रहे थे तो वहां जाने वाले रूट्स पे इनको आइडेंटिफाई किया कि जहां से निकले वहां उस पे सीसीटीवी कैमरे मिले और कुछ जो यात्री दूसरे दिन ट्रेन पे गए, जिस दिन ट्रेन पे जाते थे, ये रेगुलर आने जाने वाले यात्री हैं, उससे आइडेंटिफाई किया। इसमें टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया क्योंकि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ब्लाइंड मर्डर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, संसद में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद राजनीतिक दलों के दरवाजे पर महिला प्रत्याशियों की दावेदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की टिकट हासिल करने के लिए आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ टिकट हासिल करने की कोशिश कर रही है। अपने हक को हासिल करने के लिए महिला नेता पूरे दमदार तरीके से खुद की पैरवी कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुखजिंदर रंधावा के सामने बायोडेटा लेकर खड़ी पूजा वर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली दलित छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी हैं। अध्यक्ष पद पर रहते हुए पूजा वर्मा ने विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कई काम किए। अपनी मुखर आवाज के दम पर वो विश्वविद्यालय की राजनीति में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। अब छात्र राजनीति से आगे पूजा सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाना चाहती हैं। उनकी निगाह चाकसू की रिजर्व सीट पर है। महिलाओं के अगर 33% आरक्षण बिल पास जो है वो अगर होता है तो बहुत अच्छी ये योजना है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। पूजा की ही तरह देवली उनियारा से टिकट की दावेदारी कर रही मीनाक्षी गौतम जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं।
साल 2018 के चुनाव में भी उनका नाम प्रमुखता से चला, मगर जातीय समीकरणों की उलझन में इस युवा नेता को टिकट नहीं मिल सका। इस बार दावेदारी मजबूती से पेश कर रही हैं। खुद की जीत के समीकरण गिना रही हैं। वो तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि उन्होंने बीजेपी को उसके ही गढ़ में हराया था, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 लाख वोटर्स हैं तो 2.5 लाख में से 50,000 अगर मीना है, 50,000 गुजर है, तो बाकी जो 1.5 लाख वोटर्स है तो वहाँ से हमारी गिनती शुरू हो जाती है। वहाँ से मैं जीतने की पूरी दावेदारी रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 लोग ही वोट करेंगे, पूरे 2.5 लाख लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो 1.5 लाख वोटर्स बचे हैं उनमें पूरी रहता है कि वो चाहते हैं वैसे भी कि जनरल सीट पे पहली बात तो जनरल को ही टिकट दिया चाहिए, अदरवाइज जनरल कैंडिडेट जाएगा कहाँ, रिजर्व सीट पे तो जा नहीं सकता। और सेकंड पॉइंट जो मेरा बनता है लोकल होने का, क्योंकि मैं वहाँ से स्थानीय उम्मीदवार हूँ, महिला हूँ, युवा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और जनता के बीच में रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट जनता के बीच में आ गई हूँ, मैंने चुनाव लड़ी हुई हूँ मैं पहले। पूजा और मीनाक्षी जैसी दर्जनों महिलाएं कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर रही हैं। महिला आरक्षण का बिल पारित होने के बाद इस संख्या में खासा इजाफा हुआ है। पंचायत राज में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर चुकी महिला नेताओं की उम्मीद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आधी आबादी अपने हक और हकूक के लिए चूल्हा चौका छोड़ अपनी सियासी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के बराबर खड़ी है। उनकी दावेदारी पुरुष दावेदारों के लिए चुनौतियां पेश कर रही है। महिला शक्ति की मजबूत दावेदारी ने बरसों से जमे जमाए खांटी नेताओं की सियासी जमीन हिलाकर रख दी है। पिताजी ने जो समीकरण बनाए थे उसमें सिंधी मुसलमान, बिश्नोई और शेड्यूल कास्ट, इन 3 वोटर्स की मदद से हम जीत सकते हैं आराम से। पिछले 25 साल में हमारी पार्टी वहाँ से सिर्फ एक बार जीत पाई है। यदि सही और योग्य उम्मीदवार और पुराने कांग्रेसी जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है उनको पार्टी यदि टिकट देती है तो वो सीट जरूर निकाल पाएगी। मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ, पीसीसी सेक्रेटरी हूँ। मैंने फर्स्ट बार चुनाव लड़ा है जिला परिषद का, जिसके सामने मेरे सामने बीजेपी की विधायक है, जिसको मैंने 5500 वोटों से हराया है। जो जोन था वो 27 साल बाद कांग्रेस बना है, वो बीजेपी का था स्टार्टिंग से, 27 साल बाद मैंने कांग्रेस का बनाया है और कांग्रेस का बोर्ड बनाकर मैं ये विधानसभा पीलीभंगा से तैयारी कर रही हूँ। मेरा मानना है कि एक महिला को टिकट दे। ये बढ़ा हुआ जोश और उत्साह महिला शक्ति को राजनीति में अपनी भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, पर लागू होने में देरी हुई तो इससे आधी आबादी का बढ़ा हुआ हौसला भी प्रभावित होगा। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए आधी आबादी की आवाज को अब अनसुना करना संभव नहीं है। इसीलिए बड़े नेता इसे सियासत के भविष्य की बेहतर तस्वीर करार दे रहे हैं, तो एनडीए पर महिला आरक्षण को लागू करने के लिए दिए जा रहे तर्क का विरोध भी कर रहे हैं। उसको सपोर्ट दिए, पास हुआ। अब कब आएगा वो, कब इंप्लीमेंट होगा? 2030 में 2029 का जनगणना भी देखेंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद ये बिल इंप्लीमेंट। तब तक 10 साल की बात वो कर रहे हैं। 10 साल में ना मोदी रहेंगे ना बाकी के लोग रहेंगे। अरे आज उसीलिए राहुल गांधी जी बोले, सोनिया जी बोले, मैं बोला कि पार्लियामेंट में उसको अभी लागू करो। Bank and News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely. और अब एक खास अनाउंसमेंट। क्या आप जानते हैं कि भारत में कैंसर के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और 70% केसेस का डायग्नोज बहुत देर से होता है। कैंसर केसेस के अर्ली डायग्नोज के उद्देश्य से न्यूज 18 नेटवर्क, फेडरल बैंक, हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं एक विशेष अभियान संजीवनी, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, जो नियमित स्क्रीनिंग के माध्यम से कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए समर्पित है। आज रात 8:50 से न्यूज 18 राजस्थान से जुड़िए और देखिए जीवन बचाने और एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने की हमारी खास पेशकश संजीवनी, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर। And News 18 Network presents Sanjeevani, United Against Cancer. Screen yearly, fight surely.
तो कैंसर से बचाव के लिए ये शो जरूर देखेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार